हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉप ऑफ साइड दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पावर शेयरिंग चैप्टर को करेंगे। पावर शेयरिंग ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है, यानी यूँ बोलो तो सिविक्स का पहला चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी है, आखिर में पावर को क्यों बांटना है। तो इसी का जवाब देने के लिए क्यों हमें पावर को बांटना है, हमें यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो बेल्जियम का है और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा श्रीलंका का। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल को पहले हम समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि क्यों हमें पावर शेयरिंग की नीड है और किन किन तरीक़ों से जो है वो पावर शेयरिंग होती है। तो पहले हम बेल्जियम को देखते हैं। बेल्जियम जो है उसके बारे में कुछ पहले डिटेल्स देख लेते हैं। क्या ये सभी चीज़ें आपकी किताब में दे रखा है। जो बेल्जियम है वो एक फेडरल स्टेट है वेस्टर्न यूरोप में, और ये जो है हरियाणा से भी छोटा है, और इसके जो बॉर्डर्स है वो नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग के साथ सटता है, लगता है। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो करीब 1 करोड़ के बराबर है, यूँ बोलो तो हरियाणा के आधे के बराबर है। ठीक है, अब हम कुछ जान लेते हैं इसकी इथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में। ये इथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो देखो, इथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जो सोशल डिवीज़न है कल्चर के बेसिस पर, यूँ बोलूँ तो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलोगे, इथनिक कॉम्पोजिशन। जैसे भारत में क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं। तो क्या ये इथनिक कॉम्पोजिशन है, द सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इथनिक कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर दे रखा है 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनका इथनिक कॉम्पोजिशन है। आगे देखो, 40% जो लोग हैं वो वॉलोनिया रीजन में रहते हैं और वो लोग फ्रेंच बोलते हैं। ठीक, और जो रिमेनिंग 1% बच गए वो क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा डच, फ्रेंच और जर्मन। यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पर है, लैंग्वेज के बेसिस पर ध्यान रखना। ठीक, तो अब आगे देखते हैं और क्या चीज़ें दे रखी है। आगे ये बता रखा है कि जो कैपिटल है बेल्जियम की, जिसे हम ब्रुसेल्स बोलते हैं, वहाँ पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है वो डच बोलते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्तों, अगर हम ओवरऑल कंट्री के बेसिस पर देखें तो कंट्री में डच वाले लोग ज़्यादा हैं 59% और फ्रेंच वाले लोग कम है 40%। ठीक है, लेकिन वही अगर हम देखें कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में 80% फ्रेंच है और 20% डच है। ठीक है, यानी डच जो है ना वो मेजॉरिटी है, और जो फ्रेंच है, फ्रेंच जो लोग बोलते हैं फ्रेंच कम्युनिटी, वो क्या है, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब क्या, कम है, उनकी क्वांटिटी कम है। मेजॉरिटी मतलब क्या, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ उल्टा है, कहाँ, कैपिटल में। जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली, तो वहीं वैसे ही बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रुसेल। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं और डच वाले कम हैं। ठीक है, तो होता यूँ है दोस्तों कि जो माइनॉरिटी है ना, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो काफ़ी ज़्यादा रिच है और पावरफुल है, और ये जो है ना डच स्पीकिंग कम्युनिटी को जो है एंग्री बना देता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच वाले हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो बहुत पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट, ये सारे बेनिफिट जो है वो डच वालों से पहले ही फ्रेंच वालों को मिल चुका था, उनको पहले बेनिफिट मिला था, इसलिए वो रिच थे, पावरफुल थे। ठीक है, इस वजह से क्या होगी, जो डच है जो कि मेजॉरिटी है वो गुस्सा आ गए। तो इससे क्या होता है, टेंशन आ जाती है लोगों के बीच में, दोनों ही कम्युनिटी के बीच में, टेंशन बिटवीन द फ्रेंच एंड द डच कम्युनिटीज़। तो हुआ यूँ दोस्तों कि जो सोशल डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी का मतलब क्या, लैक ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन डच एंड फ्रेंच। फ्रेंच और डच के बीच में जो सिमिलैरिटी नहीं है, यानी कि डिस्पैरिटी है, लैक ऑफ सिमिलैरिटी है, कमी है सिमिलैरिटी की, ये 1950 से लेके 1990s तक था। ठीक है, इससे क्या हुआ, इस बीच में लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई थी, और ये टेंशन और भी ज़्यादा एक्यूट थी, खतरनाक थी। कहाँ, ब्रुसेल्स में। क्यों? क्योंकि ब्रुसेल्स में जो है ना कैपिटल है, वहाँ पर फ्रेंच वाले ज़्यादा थे और डच वाले कम थे, वहाँ उल्टा कहानी था। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है।
तो हमने ये टेंशन भी देख लिया भाई, टेंशन क्या था। अब हुआ यूँ कि इस टेंशन की वजह से हमें एकोमोडेशन करना पड़ा बेल्जियम में। अब एकोमोडेशन क्या है, ये एकोमोडेशन संविधान में एकोमोडेशन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, मतलब बदलाव, चेंजेस किए गए। 1970 से लेकर 1993 तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में करीब 4 बार अमेंडमेंट किया गया था। ठीक, अब जितने भी अमेंडमेंट किए गए थे हम उनको 4 पॉइंट्स में समझ लेते हैं जल्दी से। देखो जल्दी क्या, कंप्लीट समझेंगे। जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चेंजेस बता रहा हूँ क्या क्या चेंजेस किए गए इसके अंदर, ठीक है ना, एकोमोडेशन इन बेल्जियम के अंदर की बात बता रहा हूँ। 4 पॉइंट में पूरी चीज़ को समझना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बोला भाई कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसको लिख लो, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है तो हाईलाइट कर लो, इस लाइन को हाईलाइट कर लो बुक में। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो है वो इक्वल होंगे कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में। आगे कुछ ऐसे लॉज होंगे जहाँ पर जो ना मेजोरिटी मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होगा हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से। हर लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब क्या है, फ्रेंच से भी, डच से भी, जर्मन से भी, सभी से जो है बराबर सपोर्ट चाहिए होगा। तो ये था भाई हमारा पहले कुछ बदलाव, ठीक है ना। कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकती यूनिलैटरली। यूनिलैटरली का मतलब अपने मन से ही डिसीजन नहीं ले सकती, ठीक। अब सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है, समझाता हूँ, देखो आपने देखा होगा कंपनी में मैनेजर होता है, उसके अंदर एम्प्लॉय होता है, हाँ, तो एम्प्लॉय जो होता है ना, एम्प्लॉय को हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट, और जो मैनेजर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर। तो सेम यही केस यहाँ पर जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो गया, मैनेजर कह रहा हूँ सुपीरियर, और ये क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसके अंदर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है, उसके काबू में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को उठाकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है, 2 रीजन्स के, ठीक है ना। बेल्जियम के 2 ऐसे रीजन्स हैं जहाँ कि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले, ठीक। ओके, अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो ब्रुसेल है, तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि जो ब्रुसेल है उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई है, और वहाँ पर दोनों ही डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल है वो बराबर रिप्रेजेंटेशन है। अब तुम कहोगे यार कि ये फ्रेंच वाले मान कैसे गए, क्यों, क्योंकि फ्रेंच वाले तो ब्रुसेल में 80% थे, तो ये कैसे मान गए बराबर रिप्रेजेंटेशन। तो वो इसलिए मान गए, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि सेंट्रल लेवल पर जो है रिप्रेजेंटेशन भी तो बराबर हो रही है, ये हमने पहले वाले पॉइंट में आपको बताया था। इसलिए इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, ब्रुसेल में भी बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन होगा दोनों ही कम्युनिटी का, ठीक। अब चौथा पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट, और ये उन लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे डच वाले जो है वो अपने एक लीडर को इलेक्ट करेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए, ठीक। फ्रेंच वाले जो हैं वो अपनी तरफ से एक को इलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये क्या, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है ना। फ्रेंच वाले अपने लोगों में से जो कि फ्रेंच बोलते हैं उनमें से किसी को इलेक्ट करेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लेंगे, ठीक है। जर्मन वाले भी अपनी कम्युनिटी में से गवर्नमेंट बना लेंगे, मतलब एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है उसकी पावर गवर्नमेंट के पास ही है, ठीक है। तो ये जो बेल्जियम मॉडल है ये अच्छे तरीके से काम कर गया ताकि कोई भी सिविल स्ट्राइफ ना हो, सिविल वॉर ना हो किसी भी 2 कम्युनिटीज़ के बीच में, और जो कंट्री है वो यूनाइटेड रहे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई और बेल्जियम मॉडल अच्छे से काम कर गया। क्यों, देखिए बेल्जियम में मामला ख़राब हो रहा था, सिविल वॉर होने वाला था, लेकिन पावर शेयरिंग कर दी गई अच्छे से, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो हमने समझा इस एग्जांपल से कि भाई देखो पावर शेयरिंग कर दी, मामला टल गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, देश यूनाइटेड हो गया, कंट्री यूनाइटेड हो गया। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका जो है ये एक आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन में, और ये तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है। श्रीलंका में करीब 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, और 2 करोड़ में से 74% सिन्हालाज हैं, सिन्हालाज बुद्धिस्ट होते हैं, और 18% तमिल्स हैं, ठीक है। अभी जो तमिल्स भी है ना, इन तमिल से भी ग्रुप है, ये सब ग्रुप हैं। अब सब ग्रुप में क्या है देखते हैं। जो तमिल्स हैं वो एक श्रीलंकन तमिल्स और एक इंडियन तमिल्स हैं।
तो ये क्या बात हुई भाई, श्रीलंकन तमिल्स इंडियन तमिल्स? देखो, वो तमिल्स जो कि श्रीलंका के नेटिव है पहले से ही, उनको बोलेंगे हम श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। ये करीब 13% है पॉपुलेशन के, और ये नॉर्थ और ईस्ट साइड में बसे हुए हैं श्रीलंका के। ध्यान रखना, नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में हैं ये लोग, ठीक है ना, श्रीलंकन तमिल्स। अब बात करते हैं इंडियन तमिल्स की। ये जो इंडियन तमिल्स है, ये वो लोग हैं जिनके फोर फादर जो है इंडिया से लाए गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। जब अंग्रेज हम लोग के ऊपर शासन करते थे, तब अंग्रेज लेकर आए थे श्रीलंका में इनके दादा परदादा को एज अ प्लांटेशन वर्कर। तो वो लोग यहीं रह गए और यहीं पर बस गए, जिसकी वजह से उनका जन्म यहीं पर हुआ, तो उनको इंडियन तमिल्स बोलते हैं, ठीक। ये जो लोग हैं ये 5% हैं करीब पॉपुलेशन के, और यहाँ पर करीब 7% क्रिश्चियन भी हैं। और बस इतना ही था हमारा इथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका के बारे में। अब बात करते हैं ये मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट, ये क्या है श्रीलंका में। तो देखो दोस्तों, जो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एक ऐसा बिलीव जिसमें ये होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है ना, मेजॉरिटी कम्युनिटी, देखो 74% सिन्हालाज है ना, बुद्धिस्ट है ना, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या हो गई, सिन्हाला हो गई। तो ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है ना, वो जैसे चाहे वैसे कंट्री को चला सकती है अपने मर्जी के अनुसार, बाय डिसग्रेडिंग द विशेस एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब माइनॉरिटी जो क्लास है उसकी विशेस को हटाते हुए, इग्नोर करते हुए, वो क्या है भाड़ में, हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपने मन की करनी है। तो ये चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है। Majoritarianism is a concept which signifies a belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। तो ये चीज़ लिख देनी अगर आपसे पूछ ले कि भाई मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, ठीक है। सॉरी। तो यार श्रीलंका जो है वो हमारा 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। तो भाई हमारे श्रीलंका में जो है वहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटी क्या है, सुपीरियर है। मतलब कि वहाँ पर वो लोग ज़्यादा तादाद में हैं, तो उन लोगों ने क्या कर लिया, डोमिनेंस बना लिया गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब गवर्नमेंट में सिन्हाला लोग ही हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेजोरिटी में है उस वजह से। तो जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई, तो जो सिन्हाला लोग हैं जो कि गवर्नमेंट में हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप्स लाए मेजोरिटेरियन के फेवर में, यानी मेजोरिटी वाले लोगों के फेवर में लाए, ताकि सिन्हाला की सुपरमेसी बरकरार रखी जा सके, ठीक है। बहुत सारे इस मेजर्स लाए, मतलब लॉ लाए, कानून लाए। 1956 में जो है एक कानून लाया जिसमें क्या किया कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दिया और तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया, हटा दिया, ठीक। तो गवर्नमेंट ने जो है इसके बाद भी और ही बहुत सारी चीज़ें फॉलो की। और क्या क्या फॉलो किया, गवर्नमेंट ने कहा एक ऐसी पॉलिसी लाई जिसमें गवर्नमेंट जो है ना प्रीफरेंस दे रही थी। प्रीफरेंस का मतलब भाई पहले इंपॉर्टेंस दे रही थी सिन्हाला एप्लीकेंट्स को, गवर्नमेंट जॉब के लिए, यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए पहले सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ही तवज्जो दिया जा रहा था, ठीक है ना। अगर कोई सिन्हाला है और दूसरी तरफ कोई और अच्छा पढ़ा लिखा तमिल है, तो तमिल को नहीं दिया जाएगा, पहले सिन्हाला को दिया जाएगा। तो इस तरीके से तमिलियंस की क्या की गई, डिसरिस्पेक्ट किया गया वहाँ पर। फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जब लाया गया, तो उसमें भी हर स्टेट को बोल दिया गया कि आप बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेंगे, बुद्धिज़्म को प्रमोट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें की गई। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ना श्रीलंकन तमिल्स के अंदर गुस्सा बढ़ते गया, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई भी बड़ा मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो कि बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स हैं, वो उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर के बारे में सेंसिटिव नहीं हैं। और इस तरीके से सिन्हाला कम्युनिटी थोड़ा गुस्से में आ गई, जिसकी वजह से फिर क्या होता है दोस्तों, स्ट्रगल चालू हो जाता है, द स्ट्रगल फॉर मेकिंग तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर श्रीलंका जो है श्रीलंकन तमिल्स जो है, उन्होंने क्या किया, एक पार्टी, कई सारी पार्टी लॉन्च की, ताकि वो लोग जो है तमिल को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करा सके, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनवा सके। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डिमांड की, जैसे रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए थी उनको, इक्वालिटी चाहिए थी अपॉर्चुनिटी में, कैसी अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन में, जॉब में, इन सब में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसमें भी इक्वालिटी मिले इन लोग को। लेकिन इनके सारे डिमांड जो थे उसको डिनाई कर दिए गए, नहीं माने गए। और
बाई 1980s तक क्या हुआ, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई, जैसे LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम बना दिया गया, जो कि एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम मांग रहा था। एलम मतलब स्टेट मांग रहा था, अलग सा स्टेट मांग रहा था नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही जो है बसे हुए थे तमिलियंस, ठीक है, श्रीलंका के। इससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा दो कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और ये बहुत ही जल्द सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। तो ये था यार स्ट्रगल। अब ये स्ट्रगल का आउटकम क्या निकला? स्ट्रगल का आउटकम यही निकला कि सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर से क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ लोग मर गए, दोनों ही कम्युनिटी के, सिन्हाला के भी तमिल्स के भी। और एक बहुत ही बड़ा सेटबैक हो गया सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल लाइफ में, लोगों की लाइफ में। और काफ़ी सारी फैमिलीज जो उनको फोर्सली कंट्री छोड़ के जाना पड़ा दूसरे कंट्री में एज अ रिफ्यूजी, और कई सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। तो जो लोग छोड़ के चले गए वो कहाँ छोड़ के आए होंगे? इंडिया में ही आए होंगे, और कहाँ जाएंगे? ठीक है ना, पास में इंडिया ही है तो इंडिया ही आएंगे वो लोग। तो ये था यार, देखा कि पावर शेयरिंग यहाँ पर टाइम पर कर दिया गया तो यार ठीक हो गया, सब कुछ मैनेज हो गया। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं की गई तो मामला गड़बड़ा गया, सिविल वॉर हो गया। तो ये हमने देख लिया भाई कि पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यार अब समझते हैं कि क्या क्यों नीड है हमें पावर शेयरिंग करने की। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं दोस्तों, कि अगर आप चाहते हो कि ये जो मैं जिस पेज से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जितनी चीज़ें मैंने लिख रखी है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो ये चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाओ। ठीक है, और क्या फिर आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, बाकी जितनी भी वीडियोज़ है उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन से बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हो अगर आपको खोजने में दिक्कत हो रही होगी, वीडियोज़ को सर्च करने में दिक्कत हो रही होगी तो यहाँ पर आपकी किताबों में दो रीज़न्स दिए गए हैं पावर शेयरिंग के। पहला प्रूडेंशियल, दूसरा मोरल। ठीक है ना भाई, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी की तो ये भाई डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो और कहाँ शेयरिंग होगा पावर की? सोचो ना, डिक्टेटरशिप में पावर की शेयरिंग हो गया नहीं। ठीक है, चाइना क्या है, कम्युनिस्ट, वहाँ पावर शेयरिंग हो रही है क्या? नहीं यार, वहाँ तो एकदम मान लो जैसे डिक्टेटरशिप ही है। ठीक है ना, तो पावर शेयरिंग जो है ना ये डेमोक्रेसी का ही तो हिस्सा है। ठीक है ना, ये मोरल है यार, ये डेमोक्रेसी का ही तो एक पार्ट है। तो पहले मोरल को समझ लेते हैं। इट एम्फेसाइज दैट वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। ये बहुत वैल्यूएबल है यार हमारे डेमोक्रेसी में। ठीक है, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो पावर शेयरिंग और कहाँ होगा? ठीक है, तो पीपल के पास ये राइट है कि वो कंसल्ट कर सके कि कैसे उन्हें गवर्न करना है, अपने आप को कैसे उनको गवर्न किया जाना चाहिए। तो आप इसमें ज़्यादा कुछ मत लिखना, सिर्फ इतना ही लिखना आपको कि इट एम्फसाइज दैट वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल है। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में नहीं होगा तो और कहाँ होगा यार? ठीक, तो बस आपको यही चीज़ लिखनी है। अब बात करते हैं प्रूडेंशियल की। तो प्रूडेंशियल में भी ये बताया गया है दोस्तों कि पावर शेयरिंग से हम बेटर आउटकम ला सकते हैं। ठीक, और एक सेकेंड, हाँ, पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, गुड है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में उसको घटाया जा सके। तो हम लिख सकते हैं इट स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। यही चीज़ें हमें लिखनी है। ठीक है, और ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज़ नॉट ओनली ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, समटाइम इट ब्रिंग्स रुइन टू द मेजोरिटी क्लास इटसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन छोड़ो क्या बताऊँ। टायरनी का मतलब होता है ना दोस्तों, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइज ऑफ पावर। मतलब जितना चाहे उतना तुम पावर अपने आप को दे के यूज़ किए जा रहे हो। ठीक है ना, तो ये होती है टायरनी। टायरनी, आप बोल रहे हो कि मेजोरिटी क्लास को कि मैं आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मेजोरिटी क्लास को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, इसलिए मुझे जिताओ। और जीतने के बाद वो ऐसा काम कर रहा है और मेजोरिटी क्लास खुश हो रही है कि हाँ हाँ अच्छा काम कर रहा है। लेकिन पता चला कि ये तो ऐसे काम कर दिया जिससे मेजोरिटी क्लास को भी घाटा होने लगा। तो इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है ताकि कोई भी एक्सेस पावर न यूज़ कर सके।
उसलिए ज़रूरी है। टायरेनी का मतलब मैंने बता दिया, टायरेनी की स्पेलिंग TYRANNY, टायरेनी मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ पावर। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, किन किन तरीक़ों से पावर शेयरिंग होती है। यहाँ पर मैंने कुछ 5 लिख रखे हैं, इन 5 को देखते हैं। तो अब हम पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की। तो देखो यार, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसमें क्या होता है कि जो पावर है वो शेयर किया जाता है अलग अलग ऑर्गन्स, गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स से आपको बताया हुआ है पहले भी शायद, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में पावर बांट दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की, उनको एक ही लेवल पर प्लेस किया जाता है, लेकिन इनके पास अलग अलग पावर दे दी जाती है। देखो, ये तीनों बराबर लेवल पर है, लेकिन इनको अलग अलग पावर दे दी गई है। कोई किसी के अंदर नहीं है, तीनों बराबर है। कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या कि उसके अंदर नहीं काम कर रहा है, सब बराबर है, इंडिपेंडेंट है, अलग है, सेम लेवल पर है, लेकिन इनको तीनों को अलग अलग पावर दे दी गई है। इससे ये होता है कि कोई भी ऑर्गन जो है ना, वो अनलिमिटेड पावर यूज़ नहीं कर सकता है। हर ऑर्गन एक दूसरे का पावर चेक करता रहता है, ठीक। अब बात करते हैं अगला एग्जाम्पल, अगला जो पावर शेयरिंग है वो है हमारा फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल। ये जो फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, वर्टिकल का मतलब क्या, सीधी लाइन ऐसे। तो देखो, ऊपर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपका लोकल गवर्नमेंट आ जाता है। इस तरीके से हो जाता है आपका पावर शेयरिंग। इंडिया की बात करें तो सेंट्रल है, स्टेट है, फिर आपका लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। तो पावर शेयरिंग जो होता है ना, पावर जो शेयर किया जाता है गवर्नमेंट में एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे कि जनरल गवर्नमेंट जो कि पूरी कंट्री के लिए होता है, जैसे हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, इंडिया में हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर जो है प्रोविंशियल, स्टेट, ऐसे रीजन से पावर बढ़ते जाते हैं। इसी को हमें लिखना है, इसी को बोलते हैं क्या, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक। अब आगे बात करते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे वहाँ पर डच था, फ्रेंच था, जर्मन था, तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपने अपने लोगों को इलेक्ट करके कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते थे। पावर जो है वो शेयर की जाती है अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज वाले ग्रुप, ये डच हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया। अगर हम रिलीजन की बात करें तो इंडिया में भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हो गए। तो इस तरीके से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है। ये बेल्जियम में बनाया गया, बेल्जियम एक अच्छा एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट का, ठीक। तो अब बात करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट का। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट होता है ना दोस्तों, इसमें ये होता है कि पावर शेयरिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि कई बार क्या होता है डेमोक्रेसीज में होता यूँ है कोलिशन गवर्नमेंट में कि कई सारी पार्टीज़, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ जो हैं वो एक अलायंस बना लेती हैं। अलायंस का मतलब कि हम एक साथ मिलके काम करेंगे, एक साथ मिलके लड़ेंगे इलेक्शन में। तो ये एक साथ मिलके अलायंस बनाती है 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़, और वो कॉन्टेस्ट करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, और इलेक्शन अगर वो जीत जाती हैं, उनका अलायंस अगर जीत जाता है, तो वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है भाई कई सारी पार्टीज़ मिल के एक साथ गवर्नमेंट बना रही हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, अब लास्ट वाला रह गया हमारा, लास्ट क्या है, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप है, इसमें क्या होता है दोस्तों, डेमोक्रेसी में कई बार देखा जाता है कि डिफरेंट जो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप है, जैसे ट्रेडर्स का ग्रुप हो गया, बिजनेसमैन का ग्रुप हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप हो गया, फार्मर्स का ग्रुप हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का ग्रुप हो गया, ये भी जो है ना गवर्नमेंट के ये भी जो है शेयर करते हैं गवर्नमेंट पावर में। गवर्नमेंट पावर उनके साथ भी शेयर किया जाता है। वो कैसे, ये भी जो है गवर्नमेंट कमिटीज़ में जो है क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना भी इन्फ्लुएंस लाते हैं, अपनी बातें रखकर पावर डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक, शेयर, कमेंट करना, और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और बाकी सभी वीडियोस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की लिंक या प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर वीडियो को सर्च करने में दिक्कत हो रही होगी तो। बहुत बहुत धन्यवाद।